पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि कैसे पुर्तगाल आते हैं, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश उन सबको हरा देते हैं और मुगलों को, मराठा को, मैसूर की लड़ाई जीत ली, बंगाल, पंजाब सभी को हरा दे के अपनी अपने आप को पावर में लेके आते हैं। तो अब जब कंपनी पावर में आ गई, ब्रिटिश पावर में आ जाते हैं, तो वो क्या ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिनसे उन उनके खिलाफ जो लोकल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं और रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। हमें क्या लगता है कि 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था वही एक मेजर रिवोल्ट था, लेकिन ऐसा नहीं था। 1857 से पहले भी लोग जो इंग्लिश का रूल था उनसे दुखी हो चुके थे और उन्होंने छोटे छोटे रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ 1857 रिवोल्ट as a first major saw of the resentment against the British who were represented by the rule of East India Company. So there were many incidents before the 1857 revolt that indicated all was not well. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था 1857 का रिवोल्ट ही हुआ था, उससे पहले भी बहुत रिवोल्ट हुए थे जिन्होंने लोगों में गुस्सा लेके आए और लोगों ने कोशिश की कि ब्रिटिश के रूल को बाहर निकाला जाए। अब पीपल्स रेजिस्टेंस, इसका क्या मतलब है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, लोग आए, खड़े हुए, लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट। ये हम 1857 के रिवोल्ट के पहले के जितने भी रिवोल्ट हुए उनके बारे में बात कर रहे हैं। 1857 का रिवोल्ट एक मेजर रिवोल्ट था, बड़ा रिवोल्ट था, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे रिवोल्ट हुए थे। ये आपको यूपीएससी मेन में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे ऐसा नहीं पता, 2 या 3 साल पहले, कि 1857 से पहले के जो रिवोल्ट थे आपको वो सब बताने हैं। मतलब आप उसे जो भी वर्ड के अकॉर्डिंग आपको बताना था। 4-5 आप रिवोल्ट लिखते थे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। तो अब जो लोग थे, लोग कौन थे जो दुखी हो चुके थे अंग्रेजों से? वो कौन लोग थे? किसान थे, आर्टिसन थे, जो ट्राइबल के थे, जो पहले राजा रूल कर रहे थे अब वो उनको बाहर निकाल दिया था, जो मिलिट्री राजा के अंडर होती थी अब अंग्रेजों ने क्या किया, अपने सोल्जर रख लिए थे। रिलीजियस लीडर जैसे कोई हिंदू, मुसलमान, तो अब उनको था कि हाँ, अब अंग्रेजों का रूल आ गया, मिलिट्री उन्होंने अपनी रख ली, उनके अपने एम्परर, गवर्नर जो भी था, उन्होंने जो पहले रूल कर रहे थे उनको बाहर निकाल दिया था। तो उनमें लोगों में बहुत गुस्सा था कि अब हमें अंग्रेजी राज को खत्म करना है, तो वो रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। जैसे द एजिटेशन एज यहाँ पे द एजिटेशन इन बनारस, बनारस में एक रिवोल्ट किया उन्होंने 1810 में। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हाउस पर टैक्स लगा दिया। सूरत में एक हमला रिवोल्ट हुआ, क्यों? 1814 में, क्योंकि अंग्रेजों ने सॉल्ट पे ड्यूटी लगा दी। बरेली पे एक उन्होंने रिवोल्ट किया 1816 में, क्यों? क्योंकि पुलिस टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स लगा दिया। तो ये कारण थे, कुछ अंग्रेजों की ऐसी पॉलिसी थी जिससे लोग खुश नहीं थे, जैसे आर्टिसन, पेटी शॉपकीपर्स। तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये अंग्रेज कौन सी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग थे ना, वो 1857 से पहले ही उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। वो अपने ही एरिया में लड़ते थे। जो 1857 का रिवोल्ट था उसमें लोग अलग अलग एरिया से आके लड़े थे, लेकिन इस रिवोल्ट में जो 1857 का रिवोल्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेन के लिए। इसमें क्या था, जो लोग थे वो अपने, जैसे हमारा विलेज होता, अगर हम पे कोई अंग्रेजी राज कर रहा है तो हम उठेंगे, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो ऐसा कुछ छोटे छोटे थे। तो बाद में कोई बड़ा रिवोल्ट हो, हम उसमें पार्टिसिपेट करें, तो वो 1857 का रिवोल्ट था। अब जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि 1857 से पहले कौन से रिवोल्ट थे, लोगों ने क्या किया था अंग्रेजी राज को खत्म करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, ये देखिए, लोगों ने 3 तरह के रिवोल्ट थे बेसिकली: सिविल, ट्राइबल और पीजेंट। जो किसानों का, जो ट्राइबल के लोग जो फॉरेस्ट में रहते, और सिविल जो एक नॉर्मल लोगों का था। और अब एक मिलिट्री रिवॉल्ट भी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन अपने आंसर लिखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगी, सिविल रिबिलियन में काफी रिवोल्ट आएंगे, जैसे सन्यासी, मोपला, ऐसे करके। ट्राइबल में कुछ टाइप्स है, पीजेंट के कुछ टाइप है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना, सिविल के आप 2-3 लिख देना, ट्राइबल की 2-3 लिख देना, पीजेंट की 2-3, तो बहुत अच्छा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सिविल की भी लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा अगर आप तीनों की कुछ कुछ 2-2 3-3 रिवोल्ट लिख दोगे। तो सबसे पहले अब कारण क्या थे? क्या कारण थे कि लोग आए, लोगों का अंग्रेजों के प्रति जो इतना गुस्सा था? अंग्रेजों की कुछ पॉलिसीज ही ऐसी थी
जिससे उनके जो रूलर थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो उनके अगेंस्ट हो चुके थे। जैसे उनका रेवेन्यू सिस्टम जो भी था वो बहुत हाई टैक्स था, प्रैक्टिसेस बहुत करप्ट हो चुकी थी, उनका जो हार्ड एटीट्यूड था, किसी की बात नहीं सुन रहे थे। तो वो अपना जो उनको लगता था सही, जो ब्रिटिश को वो किए जा रहे थे। तो ये इंडियंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड को अगर कोई इंडियंस को प्रॉब्लम आती तो कोई भी, अब तो ऐसा हो चुका था कि इंग्लिश ही राज कर रहे हैं, उनकी कोर्ट है, उनके जज, उनका सब कुछ है, हमारा हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो अब अगर इंडियंस को कोई प्रॉब्लम होती भी थी तो वो किसके पास जाते थे? कोई ऐसा कोई था नहीं जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता। तो जो ब्रिटिश के लॉ यूडिशरी थी, वो अपने ही बंदों को बचाने में लगी हुई थी। जैसे जो भी लैंडलॉर्ड, मर्चेंट, मनी लेंडर्स जो ब्रिटिश के काम कर रहे थे, वो उन्हीं के लिए काम करती थी लॉ एंड ये जो जुडिशरी थी। तो अब लोगों को था कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम खुद हथियार उठाएंगे, अपने आप को सेफ करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। इसीलिए वो बहुत गुस्से में आए, वायलेंट उन्होंने रिवॉल्ट की। तो यही एक कारण था। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेन में कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। अगर ओवरऑल पूछा जाए, सिविल के लिए नहीं, ओवरऑल पूछा जाए कि 1857 के रिवोल्ट से पहले कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे कि लोगों में इतना गुस्सा आया अंग्रेजों के खिलाफ। तो जो अंग्रेजों के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था वो बहुत हाई रेवेन्यू था। बर्डन, नए नए टैक्सेस लगा दिए थे, किसानों को उनकी जमीन से एविक्शन कर दिया, निकाल दिया गया था। इंक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल लैंड, मतलब हम बोलते हैं ना किसी की जमीन पे हम अपना हक जमा लें, तो ट्राइबल लैंड पे उन्होंने अपना हक जमा लिया था। एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया रूरल सोसाइटी को। कैसे? क्योंकि कैसे किया एक्सप्लॉइट? बीच में इंटरमीडिएटरी बैठा दिए। अगर जैसे हमारे होता है ना, हम कुछ बीजते हैं खेतों में, तो मार्केट में बेचने से पहले हमारे इंटरमीडिएटरी बैठे होते हैं, तो हम उनके पास जाते हैं, वो आगे मार्केट में बेचते। तो वैसे जो इंटरमीडिएटरी होते थे, रेवेन्यू कलेक्टर, टीनेंट, मनी लेंडर, वो बहुत खा रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे रूरल सोसाइटी को। सोसाइटी बहुत ही गरीब होती जा रही थी। अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो रेवेन्यू कलेक्ट करना, अब वो ट्राइबल लैंड की तरफ बढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। ट्राइबल लोगों ने अपनी जमीन भूमि सब कुछ खो दिया था, फॉरेस्ट लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। अब जो प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अब क्या था, जो ब्रिटिश अपने जो ब्रिटिश में बनता था वो इंडिया में लाके बेचते थे, तो इंडियन इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल ठप हो जाएंगी। तो क्या करते थे, वो अपने जो उधर बनता था वो इधर लाके बेच देते थे, तो जिसके कारण इंडियन इंडस्ट्रीज पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब जो भी लोग इंडस्ट्रीज पे डिपेंड थे, वो क्या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने लगे। एग्रीकल्चर पे बहुत बर्डन बर्डन पड़ चुका था, प्रेशर आ चुका था एग्रीकल्चर पे। हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी और इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी हमारी इंडिया की, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसके बाद सिविल अपराइजिंग, देखिए ये पहला पहला रिवोल्ट है। जैसे मैंने बताया ना, 1857 से पहले रिवोल्ट है, उनके तीन कारण थे, सिविल अपराइजिंग, ट्राइबल और पीजेंट। सिविल अपराइजिंग अब स्टार्ट हो रहा है। सिविल का मतलब क्या था? कोई मिलिट्री, कोई डिफेंस नहीं। वो लोग जो पहले रूल कर रहे थे अब वो नहीं कर रहे थे, उनके बच्चे डिसेंडेंट, जो पहले जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, अब उनको निकाल दिया गया था। पॉलीगर वो होते थे जिनको जमीन दी जाती थी, वहां पे रूल करते थे, और इन रिटर्न वो क्या करते थे, मिलिट्री सर्विसेज और ट्रिब्यूट देते थे। तो इनको कौन सपोर्ट करता था? इनको सपोर्ट करते थे रैंक रेंटेड पीजेंट, ठीक है। जो आर्टिसंस थे पहले अच्छा खासा कमा रहे थे, वो अब अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। सोल्जर, डीमोबिलाइज्ड सोल्जर, जो पहले रूलर्स के अंडर एक अच्छा सैलरी मिलती थी उनको, अब उनको निकाल दिया था, कंपनी ने अपने सोल्जर रख लिए थे। तो इन्होंने सिविल अपराइजिंग में जो भी ऊपर उठे थे आदमी, सेक्शंस उठे थे, जैसे लैंडलॉर्ड, पॉलीगर, जमींदार, डिसेंडेंट जो रूल कर रहे थे, नेटिव रूलर, उनके डिसेंडेंट बच्चे, तो उनका इन्होंने साथ दिया था। अब सिविल अपराइजिंग में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे? देखो, अब कॉलोनियल रूल जैसे ही स्टार्ट होता है, ब्रिटिश रूल, ठीक है, तो क्या होता है कि अब अगर हम जैसे पहले चल रहे होते हैं, अगर कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि नई नई पॉलिसीज आती है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ही इतनी टफ आ जाती है कि आप
आपको इस लैंड पे रेवेन्यू देना है, आपको इस लैंड पे रेवेन्यू देना है। तो रैपिड चेंज इन द इकोनॉमी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज कर दिए, इकोनॉमी में चेंज कर दिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को चेंज कर दिया था, जो पूरा ही लोगों के खिलाफ जा रहा था। रेवेन्यू हाई ले रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कोई कहीं से न्याय नहीं मिल रहा था, इकोनॉमी पूरी तरह से उनके खिलाफ हो चुकी थी। जो जमींदार और पॉलीगर्स थे, जो पहले जमीन पे रूल कर रहे थे, उनका कंट्रोल था अच्छा खासा, वहां से रेवेन्यू ले रहे होते हैं, सेकंड पॉइंट की बात कर रही हूँ, ड्यू टू कॉलोनियल रूल, ठीक है। उनका जो वो सब कुछ छीन चुका था, नए रूलर आ चुके थे, तो इसीलिए वो भी इनके खिलाफ थे। अब उन्हें जमींदार और पॉलीगर को निकाल दिया। अब उनमें ईगो थी, भाई इन्होंने हमारी बेइज्जती करके हमें निकाला, नए मनी लैंडर्स लेके आए, नए ये मर्चेंट लेके आए, हमें इन्होंने निकाल दिया। हम यहाँ से कमा तो रहे थे, दूसरे हमारी बेइज्जती कर दी। तीसरा था कि चौथा था कि अब इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, जो बर्डन था वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पे आ चुका था। तो एक ये भी कारण था, जो अपने गुड्स वो इंडिया में लाके बेच रहे थे, तो हमारे इधर की इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ था। जो प्रीस्टली क्लास होती है, जैसे पंडित, मौलवी, ऐसा होता है ना, जो लोगों से कमा रहे होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड होते हैं ट्रेडिशनल लैंड पे, ब्यूरोक्रेटिक लाइफ पे। तो अब जो वो जमींदार ही गिर गए, फ्यूडल लॉर्ड्स ही गिर गए, जिनसे वो डायरेक्ट कमा रहे होते हैं, तो प्रीस्टली क्लास में भी बहुत गुस्सा आ चुका था। लास्ट पॉइंट था कि जो फॉरेन के ब्रिटिश थे, ब्रिटिश रूलर और हमारे रूलर, हमारे लोगों में और उन लोगों में बहुत फर्क था। हमारे लोगों को उनके पॉलिसीज, उनका रूल वही फिट नहीं आ रहा था, कुछ अनकॉमन सी चीजें हो रही थी। जो भी वो पॉलिसी लेके आते थे वो हर्ट कर रही थी, हमारे प्राइड को हर्ट कर रही थी। अब जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविल अपराइजिंग, क्या क्या कारण थे जो ये अपराइजिंग हुई? ये हुई तो कॉमन कंडीशंस के कारण थी सभी। अब अगर अब आगे आप रिवोल्ट पढ़ेंगे इसके बाद, तो आप देखोगे कहीं पे रेवेन्यू हाई कर दिया, कभी कोई रेवेन्यू देने से मना कर रहा है, वो कैपेबल नहीं है, दे नहीं पा रहा, लड़ाई शुरू, अंग्रेजों ने उन पर अटैक किया, एरिया कंट्रोल कर लिया। तो यही एक कारण, जो कारण कंडीशंस थी वो कॉमन थी, लेकिन टाइम और प्लेस अलग अलग थे। जो सेमी फ्यूडल लीडर्स थे, जो सिविल जिन्होंने सिविल अपराइजिंग की, उनको लगता था कि अब इंग्लिश आए हैं, इन्होंने इतनी पॉलिसीज लेके आए हैं, उनको जो पुराना सिस्टम था ना, ट्रेडिशनल सिस्टम, वो ट्रेडिशनल आउटलुक चाहते थे। उनको था कि हमें वही चाहिए, वही सोशल रिलेशन, वही रूल, हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि जो ये लेके आए हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, अब आप अगर आपको मेन में क्वेश्चन लिखना होगा ना, भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग हुई थी, तो आप दो तीन रिवॉल्ट इससे लिखना, फिर ट्राइबल से लिख देना, कुछ पीजेंट से लिख देना। सबसे इम्पोर्टेंट, ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट, सिविल अपराइजिंग सन्यासी रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्यासी रिवोल्ट कैसे हुआ था? 1770 में फमीन आया, ठीक है, भूखमरी छा गई, तो इतनी बुरी कंडीशंस होगी इकोनॉमी की, तो ब्रिटिश ने क्या किया, लोगों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो जो अब सन्यासी हम बोलते हैं ना, सन्यासी ईस्टर्न इंडिया में रहते, पहले वो सन्यासी नहीं होते, ओरिजिनली देवर अ पीजेंट, किसान होते हैं। जब उनको उनकी लैंड से एविक्ट कर दिया जाता है, तो सन्यासी वर ज्वाइंट, किनको ज्वाइन कर लेते हैं, डिसपोसेस्ड स्मॉल जमींदार, जिनको जमींदारी छीन ली जाती है, डिसबैंडेड सोल्जर, जिनको निकाल दिया जाता है, रूलर पुअर को, तो ये क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सभी के सभी, और कंपनी पे रूल एक्ट रेड करते हैं, जो इंग्लिश की फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वहां पे जो उनके खजाने होते हैं उसको लूट लेते हैं। तो अब कंपनी को लगता है ये क्या करें, हमें ये तो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। इट वाज ओनली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन वारेन हस्टिंग्स इनको दबा देते हैं, और ये एक रिवोल्ट होता है जहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन होती है हिंदू और मुस्लिम को, और इसको हम फकीर रिबेलियन भी कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके लीडर कौन कौन से थे? मुंजम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। देवी चौधरानी लेडी थी जिन्होंने पहली ऐसी थी जिन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया अंग्रेजों को हराने के लिए। देवी चौधरानी की पार्टिसिपेशन, जो उन्होंने एक देवी चौधरानी नॉवल भी लिखा है बंकिम चंद्र ने, उनमें उन्होंने इसके ऊपर ही लिखा था, देवी चौधरानी के ऊपर ही, कि कैसे एक विमेन के इम्पोर्टेंस को जाहिर किया उन्होंने, कैसे विमेन ने एक स्ट्रगल किया अगेंस्ट द एलियन रूल, अंग्रेजों को हराने के लिए, जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज को थ्रेट पहुंचा रहे थे, ठीक है। तो जो अब सन्यासी रिवोल्ट है ना, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा हो, उसमें भी इसका जिक्र किया गया।
उसके बाद जो रिवोल्ट आता है, रिवोल्ट ऑफ मिदनापुर एंड दलबूम। जैसे पहला आपने लिख दिया सन्यासी रिवोल्ट, अब लिख देना रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड दलबूम। अब क्या होता है, इंग्लिश जब मिदनापुर ले लेते हैं 1760 में, तो एट दैट टाइम जो 3,000 जमींदार और ताल्लुकदार होकर उनके कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं रॉयट के साथ। कॉर्डियल रिलेशन आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन होते हैं। बट ये सिनेरियो चेंज हो जाता है कैसे, जब लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लेके आते हैं इंग्लिश इन 1772। क्योंकि जो रॉयत होते हैं ना, रॉयत और इंग्लिश के जो ऑफिशियल्स होते हैं जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। अब रॉयत तो इनके जो हमारे जमींदार होते हैं और ताल्लुकदार होते हैं उनके फ्रेंड होते हैं। तो इंग्लिश क्या करते हैं, उनको ही बाहर निकाल देते हैं। जमींदार अफदल भूम, मनभूम, राजपुर, पंचेत, चट्टी बुनी, करना घर भरगी, लिविंग इन द जो महल के वेस्ट ऑफ द महल जंगलों में रह रहे होते हैं, उनको ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इनके जो लीडर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दमुद्र शाह, जगन्नाथ दल, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स है। लीडर्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो थर्ड रिवोल्ट होता है वो रिवोल्ट होता है मोमराइज का रिवोल्ट। ठीक है, 1769 से 99 तक। आप इसको एक स्टोरी के इससे याद करना, आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे रिवोल्ट ऑफ मोमराइज 1769 में होता है। जो मोमराइज होते हैं ना, वो गरीब किसान ही होते हैं, लो कास्ट के होते हैं। तो जो होम किंग किंग होता है असम का, उसको ये बहुत टक्कर देते हैं, उनके अगेंस्ट इनकी लड़ाई होती है। ठीक है, जो ये मोमराइज होते हैं, ये किसकी टीचिंग को फॉलो करते हैं, अरुण दत्ता देवा की। ठीक है, और देयर राइज वाज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर लो क्लास ग्रुप इन द नॉर्दर्न इंडिया। जैसे बाकी लो क्लास के ग्रुप होते हैं, वैसे ये मोमराइज होते हैं। अब इनका जो लगातार अहोम पे अटैक करना अहोम को वीक कर देता है, और दूसरे अहोम के दुश्मनों के लिए भी दरवाजे खोल देता है कि वो भी आए और अहोम पे अटैक करें। जैसे 1792 में किंग ऑफ दरंग कृष्णा नारायण ने अटैक किया। उनको हेल्प किसने की, बुरखन देशज ने हेल्प की, जो डीमोबिलाइज सोल्जर्स थे, जिनको निकाल दिया था मुस्लिम आर्मी, और जिनको निकाल दिया था जमींदार थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब इन रिवोल्ट को क्रश करने के लिए, इन रिवोल्ट को क्रश करने के लिए होम ने ब्रिटिश का सहारा लिया। जो ममराइज होते बहुत ब्रेवरी से लड़ते और भाटियापुर को हेडक्वार्टर बना लेते हैं। रंगपुर और जोरहट को जो मोस्ट इफेक्टिव रीजन होते हैं। होम किंगडम धीरे धीरे हार जाती है, पहले उस पर बर्मा इन्वेस्ट कर लेते, बाद में ये इंग्लिश के अंडर आ जाती है। उस पर उसके बाद गोरखपुर, बस्ती और बरेच की अपराइजिंग 1781। इसमें वेरिन हास्टिंग्स जब मराठा के खिलाफ लड़ते, मसूर के साथ लड़ते, तो उनको बहुत लॉस होता है, उनके पास कोई पैसा नहीं रह जाता। तो अब उनको होता है मुझे पैसा कमाना है, तो वो क्या करते हैं, अलेक्जेंडर हेने को भेजते कि आप इजारदारा सिस्टम लेके आओ। इजारदारा सिस्टम अवध में लेके, इसका क्या मतलब होता है कि आप रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दो किसानों से। तो वह बिल्कुल वैसे ही करते अलेक्जेंडर हेने। अलेक्जेंडर हेने आते हैं, इजारा ऑफ गोरखपुर, यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, ब्रैच से इकट्ठा करते हैं, और बोलते हैं कि भाई मैं आपको 22 लाख रुपए दूंगा 1 साल का। और अब वो क्या करते हैं, वो इतना ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन एक्सेसिव डिमांड रेवेन्यू की उनकी होती है। तो जिससे क्या होता है, जो लोग होते हैं उनमें एक पैनिक स्ट्राइक स्टार्ट हो जाता है, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो जो जमींदार होते हैं उनके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये क्या करे, इतना रेवेन्यू इकट्ठा करे, इतना तो हम कमा भी नहीं रहे जितना ये हमसे मांग रहे हैं। तो ये जो कंडीशन होते हैं बिल्कुल अनबियरेबल एक्सेप्शंस होते हैं उनके जो वो हैंडल ले रहे होते हैं। इन 1781 अब क्या होता है, जो हैने के सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको जमींदार मार देते हैं, और इजारा जो सिस्टम होता है वो उसको खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद रिवोल्ट ऑफ विजयनगरम 1794 1758 में ट्रीटी होती है इंग्लिश और अनंदा गजापति राजू के बीच में। अनंदा गजापति राजू कौन होते हैं, विजयनगरम के रूलर होते हैं। वो इंग्लिश और ये दोनों ट्रीटी कर लेते कि हम फ्रेंच को नदर सरकार से निकाल देंगे। ठीक है, इन दिस मिशन वो निकाल भी देते हैं। पर जो इंग्लिश होते हैं ना, वो किसी भी ट्रीटी पे नहीं रहती, वो हर एक ट्रीटी को धीरे धीरे तोड़ते रहते। जब अनंदा राजू की डेथ हो जाती है, तो अब उस पे कौन आ जाते हैं, विजय रमा राजू आ जाते हैं, जो किंग होते हैं विजयनगरम के राजा, नए राजा बनते हैं। और वो इंग्लिश होते हैं ना, वो उनको बोलते हैं कि भाई मुझे आप 3 लाख रुपए दो, आपके पहले राजा ने मुझे बोला था देंगे, आप वो तो मर गए, तो आपको देना पड़ेगा। तो वो जो राजा होते हैं वो बोलते हैं कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं दूंगा,
ये पहले की बात थी और जो इंग्लिश कंपनी थी उनको बोलती है कि आप अपनी आर्मी को यहाँ से डिसबैंड कर दो, तो राजा बहुत गुस्सा होता है। ना तो वो उनके पास ऐसा कुछ होता है कि वो कंपनी को जो 3 लाख रुपए वो मांग रहे होते वो देते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, अब इंग्लिश उन पे अटैक करते हैं, राजा को कैप्चर कर लेते हैं 1793 में। उनको बोलते हैं आप चले जाओ यहाँ से, हम आपको पेंशन देंगे। राजा मना कर देता है, राजा की डेथ हो जाती है। फिर से इन पे अटैक करता है, पद्मना बाम का रिवॉल्ट होता है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 1794 में, और विजयनगरम कंपनी के अंडर आ जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे धीरे 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 ये रिवोल्ट क्यों हो रहे, क्यों उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ही ऐसी है कि ये रिवोल्ट। और उसके बाद दुंदिया एंड बदनूर, इसमें क्या होता है, जब हम मसूर जीत लेते हैं ना 1799 में, तो इंग्लिश जो नेटिव, जब इंग्लिश को काफी सारे नेटिव रूलर का सामना करना पड़ता है, उसमें से एक होता है दुंदिया वाग, जो लोकल मराठा होते हैं, लेकिन टिप्पू सुल्तान उनको आसाम में कन्वर्ट कर देते हैं। जब अंग्रेज श्रीरंगपट्टम जीत लेते हैं तो उनको छोड़ देते हैं दुंदिया, जो होता है। तो दुंदिया अपनी एक फोर्स को ऑर्गेनाइज करता है, और दूसरे जो राजा होते हैं उनको बोलते हैं, हौसला अफजाई करते हैं कि भाई आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, हमें इनको हराना है। तो हम अपनी लीडरशिप लेके आएंगे। खुद वो लीडरशिप संभालते हैं और अंग्रेजों पे अटैक करते हैं, लेकिन वो खुद ही मर जाते हैं और बैटल में लड़ाई करते करते। ठीक है, तो ये था बैटल ऑफ दुंदिया इन बेदनूर। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा 85 राजा, केरला। अब जो नेक्स्ट रिवोल्ट होता है रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा 85 राजा, जो राजा के इसको सिंगम बोलते हैं। ठीक है, केरला वर्मा 85 राजा, इसको लॉइन भी बोलते हैं केरला का। अब ये डी फैक्टो हेड होता है कोटियम का। ठीक है, इन मालाबार रीजन, ये टिप्पू सुल्तान के साथ भी लड़ाई लड़ते हैं, हैदर अली के साथ भी लड़ते हैं। ठीक है, और केरला वर्मा अंग्रेजों के अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ते हैं 1793 और 805। ठीक है, अब जब थर्ड एंग्लो मसूर वॉर हो जाती है, जब कोट्टियम इंग्लिश के अंडर चला जाता है, तो वो इसको निकाल देते हैं। जो केरला वर्मा 85 राजा होते हैं, इनको निकाल देते हैं, और इंग्लिश अपॉइंट करते हैं वीरा वर्मा को, जो इनके अंकल होते हैं। ठीक है, तो वीरा वर्मा को बोलते हैं कि आप हमें टैक्स देते रहना, रेवेन्यू देते रहना, तो आप यहाँ पे बैठे रहना। तो वो टैक्स इतना हाई होता है कि वो खुद तो दे नहीं पाते वीरा वर्मा, तो वो किसानों पे टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, किसान उनके खिलाफ हो जाते हैं। अब जो किसान उनके खिलाफ हो जाते हैं, वो 85 राजा के पास जाते हैं 1793 में, जो पहले राजा होते हैं वो। और किसान अब सारे इकट्ठे हो गए, इनके खिलाफ वॉर लड़ते हैं। ठीक है, 1793 में 85 राजा fought braverly using guerrilla warfare, and in 1797 peace treaty was made, but the conflict over a dispute on Wayanad, फिर से dispute start हो जाता है। पहले ये peace treaty साइन करने थे, और उसके बाद वायनाड पे जब डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है, तो 85 राजा अब एक बड़ी फोर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं नियार की। ठीक है, और उनको हेल्प करते हैं मापलाज और पठान। ठीक है, और इसके बाद द लेटर बिंग डीमोबिलाइज सोल्जर जो होते हैं टिप्पू के, जिनको निकाल दिया जाता है, वो भी इनकी हेल्प करते हैं, हु हैज बिकम अनएम्प्लॉयड आफ्टर द टिप्पूज डेथ। तो इन नवंबर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कर्नाटका में मविला टुडू के नियर अबाउट। ठीक है, उसके बाद अवध का रिबिलियन। ठीक है, ये सारे रिबिलियन ये इंडिविजुअली प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इनका लीडर था, कब ये हुई थी, किस प्लेस पे हुई थी। मेन का तो कुछ नहीं है ही है ना कि 1857 से कौन कौन से रिवोल्ट है। अब जो मैंने कवर करवाया आप वो भी लिख सकते हो। सिविल रिबेलियन इन अवध 1799, वजीर अली खान बैठते हैं, अवध के नवाब बैठते हैं, ब्रिटिश की हेल्प से बैठते हैं। लेकिन ब्रिटिश के साथ इनके रिलेशन तब खराब हो जाते हैं जब सद्दत अली खान सेकंड को बैठा देते हैं। वजीर अली खान को बहुत गुस्सा आता है, वो ब्रिटिश रेजिडेंट फ्रेडरिक को मार देते हैं, और उनके जो गार्ड होते हैं वो दो यूरोपियन को और मार देते हैं। ठीक है, और मैजिस्ट्रेट ऑफ बनारस पे अटैक करते हैं, और इसको बोला जाता है मैसेकर ऑफ बनारस। जैसे हमारा मैसेकर ऑफ जिलियांवाला बाग है ना, वैसे मैसेकर ऑफ बनारस। वजीर अली अब क्या करते हैं, एक आर्मी को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अब फिर आर्मी तो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेकिन जो इंग्लिश के जनरल होते हैं ना रेस्काइन, इनको हरा देते हैं। वजीर अली बुटवाल भाग जाते हैं, वहां पे असाइलम किसके पास लेते हैं, जयपुर के रूलर के पास। अर्थर वेलेस्ली उस रूलर को बोलते हैं कि आप इसको हमारे हवाले कर दो, वो इनको इनके हवाले कर देते, लेकिन वो एक शर्त रखे कि इसको मारना मत। ठीक है, तो ये था जो रिवोल्ट था अवध का। इसके बाद हम करेंगे अपराइजिंग इन गंजम एंड गंसूर। काफी सिविल रिवोल्ट अभी बाकी है। सिविल रिवोल्ट के बाद हम ट्राइबल रिवोल्ट करेंगे,
पीजेंट रिवॉल्ट करेंगे, मिलिट्री रिवॉल्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ 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 शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।